हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह के बारे में जान लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के बारे में भी जाना है, जो इंडियन काउंसिल के लिए जाना जाता है कि उसमें भारतीय परिषद में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इससे पहले हमने 1892 के बारे में भी जाना था। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 चलेंगे, जिसमें हमने मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधारों के बारे में जानते हैं, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भारतीय शासन अधिनियम है 1919, वो सन 1919 में आया था, इसलिए इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोला गया। इसमें मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे इंग्लैंड में, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, इसलिए इन्हें बोलते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में। अब इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और उसके बजाय इसे भारत शासन अधिनियम 1919 बोला जाता है। तो एडविन जो थे, इनका पूरा नाम था मॉन्टेग्यू का एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, और वायसराय उस वक्त कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये जो थे मॉन्टेग्यू, ये मार्ले मिंटो के बाद रिफॉर्म्स लेकर आए थे 1919 में। अब इस अधिनियम में क्या क्या विशेषताएं डाली गई, यानी कि क्या क्या सुधार किए गए, उसके लिए क्या क्या प्रावधान है वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है, जो केंद्र था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले जो केंद्र था वो एक ही था, उसको पहले अलग अलग काम नहीं दिए गए थे, इसलिए जो केंद्र था, केंद्रीय शासन था, उसे दो भागों में बांटा गया। इसमें पहला आता है राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। अब इसमें क्या हुआ कि जो राज्य परिषद थी और केंद्रीय विधानसभा दोनों की वजह से प्रांत जो बने थे उनमें द्वैत शासन प्रणाली स्टार्ट हो गई। इससे पहले बंगाल में भी द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद अब जाकर जो ये रिफॉर्म्स किया गया चेम्सफोर्ड वाला, इसमें जाके द्वैत शासन प्रणाली दोबारा शुरुआत कर दी गई। इसमें पहला बनाया गया उच्च सदन, जिसे हम राज्य परिषद बोलते हैं, और इसमें सदस्यों की संख्या रखी गई 60। तो जो 60 सदस्य थे उसमें भी एक चीज थी कि 26 तो ब्रिटिश सरकार या गवर्नर मनोनीत थे, और जो 34 सदस्य थे वो थे निर्वाचित। अब इसमें क्या किया कि जो 20 सदस्य थे वो तो सामान्य सीट रखी गई, यानी कि उस पर किसी का भी चुनाव हो सकता है। 10 मुस्लिमों के लिए सुरक्षित रखी गई, 3 यूरोपीय लोगों के लिए और एक सिख लोगों के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि जो 34 निर्वाचित सदस्य थे, जिन्हें निर्वाचन के या चुनाव के द्वारा चुना जाता था, उसमें मुस्लिम, यूरोपीय और सिख सदस्य टाइप में चुने जाते थे। ये सीटें रिजर्व कर दी गई उनके लिए। अब ये जो उच्च सदन था, इसका जो कार्यकाल था वो था 5 वर्ष का। तो ये 5 वर्ष के लिए बनाई जाती थी राज्य परिषद, इसमें ये प्रावधान किया गया। इसके बाद जो निम्न सदन बनाया गया, निम्न सदन में बनाया गया, उसका नाम रखा गया केंद्रीय विधानसभा। अब केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या निश्चित की गई 144 सदस्य। पहले देखा था हमने जब वो 1909 वाले में, उसमें जो दूसरा सदन था उसमें कोई सदस्यों की कोई संख्या नियमित नहीं थी, लेकिन इसमें केंद्रीय विधानसभा के नाम से निम्न सदन बनाया गया और उसमें सदस्यों की संख्या कर दी गई 144। इन 144 सदस्यों में 40 तो ब्रिटिश सरकार या गवर्नर द्वारा मनोनीत होते थे, यानी कि वही चुनता था, जैसे हमारे राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में भेजा जाता है। इसी टाइप से इन्होंने 40 मनोनीत सदस्य किए गए और 104 सदस्य निर्वाचित हुआ करते थे, जिसमें 52 तो सामान्य श्रेणी की सीटें हुआ करती थी, इस पे कोई भी आ सकता था, लेकिन इसमें 30 मुस्लिमों के लिए सुरक्षित कर दी गई, 2 सिख समुदाय के लिए, और 20 जो सीट थी वो विशेष पदों के लिए कर दी गई। अब विशेष पद में कोई भी आ सकता है। उसके बाद जो ये केंद्रीय विधानसभा हुआ करती थी, इसका कार्यकाल कर दिया गया 3 वर्ष। जैसे अब हमारी जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष है, और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसी टाइप से इन्होंने उच्च सदन का किया 5 वर्ष, और जो निम्न सदन यानी केंद्रीय विधानसभा बनाई गई उसका कार्यकाल कर दिया 3 वर्ष। इसके बाद चौथे पॉइंट पे चलते हैं। तो चौथे पॉइंट में हमारा आता है कि जो इसमें जो निम्न सदन हुआ करता था, उसको 25% बजट के हिस्से पर स्वीकृति का अधिकार दिया गया। तो निम्न सदन के पास ये एक फैसिलिटी आई कि उसको 25% बजट के हिस्से पर स्वीकृति दे सकता था, या और 75% पे उसका कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उच्च सदन को इस पे कोई भी प्रावधान करने का बीड़ा नहीं दिया गया। उसके बाद जो प्रांतीय विषय थे उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि प्रांतीय विषय जो थे
उसमें केवल निम्न सदन का काम था, तो इसमें भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया और इसमें 2 विषय बनाए गए। विषय पहला था आरक्षित जो कि रिजर्व थे, और एक हस्तांतरित जिन्हें ट्रांसफर किया जा सकता था। आरक्षित विषयों पे जो अधिकार था वो गवर्नर का था और कार्यकारी परिषद का था। ये दोनों मिलकर ही इस काम को करते थे। इसके बाद गवर्नर की शक्तियां भी आती हैं जो कि गवर्नर को प्रदान की गई, क्योंकि गवर्नर इसमें दोनों में कॉमन आता है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में। तो जो हस्तांतरित विषय है उसमें गवर्नर जो है वो विधान परिषद की सुझाव के द्वारा ही उस पर कोई भी चीजें लागू कर सकता था प्रांतीय विषयों पे। तो प्रांतीय विषयों में आरक्षित विषय आते हैं हमारे, जैसे वित्त का मामला है या भूमि का, टैक्स का, या फिर अकाल पड़ जाता है कहीं तो उसकी सहायता के लिए न्याय का, पुलिस प्रशासन पे किसका अधिकार होगा, या फिर इनमें क्या क्या रिफॉर्म्स करने हैं, पेंशन का, समाचार पत्र का, सिंचाई विभाग का, जलमार्ग का, खान, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण और छोटे बंदरगाह आदि जो ये विषय थे इन्हें रखा गया आरक्षित विषय में, जिसपे गवर्नर और कार्यकारी परिषद रिफॉर्म्स बना सकती थी। उसके बाद जो हस्तांतरित विषय रखे गए दूसरे, जिनमें विधान परिषद के मंत्री जो हुआ करते थे, वो विधान परिषद के मंत्रियों की सलाह के द्वारा गवर्नर बनाता है। तो वो विषय थे जैसे शिक्षा का विषय हो गया, पुस्तकालय का विषय हो गया, उसके बाद स्थानीय स्वायत्तता जो सरकार बनेगी, स्थानीय सरकार, उसके बाद चिकित्सा का मामला, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी पुलिस, उद्योग, तौल माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक और अग्रहार दान आदि के जो मामले थे उन्हें रखा गया हस्तांतरित विषयों में। तो जो हस्तांतरित विषय थे उस पर किसका अधिकार था, गवर्नर और विधान परिषद का, और जो आरक्षित विषय थे उन पर किसका था, गवर्नर और कार्यकारी परिषद का। इसके बाद आता है हमारा छठा पॉइंट कि भारत सचिव का अधिकार जो है उसका कम कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले वाले रिफॉर्म्स में भारत सचिव जो बनाया गया था उसको अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अब उसके अधिकार खत्म कर दिए गए और उसका सिर्फ इतना अधिकार कर दिया गया कि वो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सके। और उसके बाद भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसे हम इस जो लोक सेवा आयोग था ये परीक्षाएं लेता था किसकी, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। तो जो सिविल सेवकों की भर्ती होती थी उसके लिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया और इसका गठन भी हुआ 1923 के आसपास। उसके बाद नंबर 9 आता है आपका वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है। कार्यकारी परिषद होती थी वायसराय की, उसमें कमांडर इन चीफ जो हुआ करता था वो तो वायसराय का ही पर्सनल आदमी या फिर ब्रिटिश सरकार चुन के भेजती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें से 6 सदस्य जो हुआ करते थे उनमें से 3 लोगों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। यानी कि कमांडर इन चीफ तो केवल और केवल ब्रिटिश का व्यक्ति ही बनेगा, लेकिन जो 6 सदस्य और हैं उनमें से 3 सदस्य जो होंगे वो भारतीय ही होंगे, ये प्रावधान किया गया। इसके बाद जो सांप्रदायिक आधार है उसको बढ़ावा दिया गया इसमें, क्योंकि इसमें जो सीटें रिजर्व की गई या पृथक निर्वाचक मंडल किया गया, यानी कि सिख लोगों को सिर्फ सिख समुदाय के लोग ही चुन सकते हैं, और जो भारतीय ईसाई बन गए थे उनको केवल भारतीय ईसाई द्वारा चुना जाएगा। और अंग्रेज जो भारतीय आंग्ल भारतीय थे, जो मतलब ना तो प्रॉपर भारतीय थे ना प्रॉपर अंग्रेज, जो एनआरआई बोलते हैं, तो उनका चुनाव भी आंग्ल भारतीय लोग ही कर सकते थे और यूरोपियों का चुनाव यूरोपीय कर सकते थे। इनका पृथक पृथक निर्वाचन किया गया। इसके बाद इस बजट में ये जो अधिनियम आया था इसमें पहली बार जो केंद्रीय बजट था और वो राज्य बजट उसको अलग अलग किया गया, क्योंकि हमारे देश में जो है इस टाइम केंद्र बजट अलग पेश करता है और राज्यों का बजट अलग आता है। तो ये व्यवस्था भी पहली बार इसी अधिनियम में की गई थी। तो इसमें क्या हुआ, जो पहले केंद्र बजट एक ही होता था लेकिन इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इसके बाद जो वैधानिक आयोग बनाया गया, एक वैधानिक आयोग, इसका सिर्फ इतना काम था कि ये हर 10 वर्षों पे जांच करेगा, मतलब हर 10 वर्षों में जांच करता रहता था और 10 वर्षों के बाद अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करता था ब्रिटिश सरकार या गवर्नर के सामने। इसके बाद इन्होंने वायसराय की जो शक्तियां दी गई कि वायसराय क्या क्या जारी कर सकता था, अध्यादेश जारी करने की इसकी शक्ति काफी तगड़ी कर दी गई और मतलब बढ़ा दी गई। जैसे जो विधेयक है उसको पेश करने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी ही पड़ती थी, अन्यथा विधेयक कोई भी पास नहीं हो सकता था।
उस विधेयक को पेश करने के लिए जैसे मान लीजिए मौजूदा कानून जो चल रहे हैं उसमें अगर कोई संशोधन करना है या फिर गवर्नर जनरल के अध्यादेश में कोई संशोधन करना है तो इसके लिए गवर्नर जनरल की ही अनुमति लेनी पड़ती थी। और जैसे विदेशी संबंध कोई मामले हैं या भारतीय राज्यों से संबंधित सशस्त्र बलों के साथ कोई संबंध के मामले हैं, इन सब पर किसकी अनुमति बनाई गई? गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय की। इसके बाद जो वायसराय है उसको विधायिका को संबोधित करने का अधिकार भी दिया गया, यानी कि वो विधायिका को संबोधित कर सकता था। और जितनी भी बैठकें होती थी किसी भी प्रांत में या फिर केंद्रीय विधानसभा में या विधानमंडल में, उसमें बैठकों को ये बुला सकता था किसी भी वक्त, उन्हें स्थगित भी कर सकता था या फिर विधानमंडल जो बना था उसको निरस्त और खंडित करने का अधिकार भी इसी को दिया गया था। उसके बाद आता है कि विधायिका के जो कार्यकाल है उसको 3 वर्ष से अधिक करने का भी अधिकार इसको प्रदान किया गया, क्योंकि विधायिका का जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष के लिए था, लेकिन अगर गवर्नर चाहे तो उसे बढ़ा भी सकता था। उसके बाद ये आता है कि प्रांत में जो संवैधानिक तंत्र है, अगर प्रांतीय सरकार है और संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो जो हस्तांतरित विषय हैं उसका प्रशासन किसके हाथ में आ जाएगा? गवर्नर के हाथ में, यानी कि वो अपने हाथ में इन्हें ले सकता था हस्तांतरित विषय पे कानून बनाने का। उसके बाद गवर्नर अगर चाहे और उसे अगर आवश्यक लगता है कि जो मंत्री हैं उनको किसी भी आधार पर बर्खास्त कर सकता है, यानी कि ये पावर भी गवर्नर के हाथ में आ गई कि अगर उसे जरूरी लगता है तो वह मंत्री को बर्खास्त कर देगा, और जो वित्त पर पूर्ण नियंत्रण था वो भी उसी के पास दे दिया गया। उसके बाद आता है कि जो विधान परिषद है उनको कानून निर्माण करने की प्रक्रिया अगर वो शुरू करना चाहे तो उसके लिए भी गवर्नर की सहमति लेनी पड़ती थी, यानी कि विधान परिषद कानून तो बना सकती थी लेकिन उसे गवर्नर से पूछकर ही वो कानून बनाना था। उसके बाद आता है कि जो गवर्नर है उसको विधेयक पर वीटो शक्ति का अधिकार दिया गया, यानी कि अगर गवर्नर चाहे तो लास्ट जो गवर्नर है वो ही साइन करेगा, अगर वो चाहे तो उस विधेयक को अपने पास रख सकता है और उसे अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। क्योंकि वीटो शक्ति से क्या था कि वो अपने पास रख सकता था, अगर उसे अच्छा नहीं लगता है कानून तो वो अपने पास रख कर घूम सकता है और जब तक वो साइन नहीं करेगा तब तक पास नहीं होगा। तो यही शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास होती है, वीटो शक्ति। तो ये अध्यादेश भी जारी कर सकता था किसी भी तरह का। तो ये थी आज हमारे भारत शासन अधिनियम 1919 की क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।